हेलो दोस्तों, देखो अपने आप लोगों को पता होगा जीडी के अंदर अपने टेस्ट चल रहे थे एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, जो आप लोगों के 5 टेस्ट स्टार्ट किया था, उन पांचों टेस्टों के लिए आपको बताया गया था कि रिकॉर्डिंग आप लोगों को इसका देखो सॉल्यूशन भी मिलेगा यूट्यूब पे। अपन ने एक टेस्ट का सॉल्यूशन आप लोगों ने देखो कर लिया, आप लोगों ने मिला भी लिया होगा, उसका क्या हुआ क्या नहीं आया आप लोगों ने रिजल्ट देख लिया होगा। अब ये देखो दूसरा टेस्ट आया अपना, इस दूसरे टेस्ट को देखो और मैं आप लोगों को बता दूं जो ये टेस्ट क्लियर कर रहा है उसका एग्जाम भी क्लियर है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। ये अपना आ गया, देखो दूसरा टेस्ट स्टार्ट हो रहा है आज जीडी का। ठीक है, परीक्षा से पहले जो अपने 5 टेस्ट थे उसमें से देखो दूसरे टेस्ट का सोल्यूशन अपना ये आ गया। चलो हम लोग ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। ये आ गया हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास। इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है बताओ, एक छोड़कर एक अपोजिट करना था ना अपने को। इसमें मैंने आप लोगों को यही सिखाया था कि इसमें क्या किया करो, अल्टरनेट अपोजिट कर दिया करो। अल्टरनेट अपोजिट जैसे बी का अपोजिट क्या आ जाएगा सी, एन का क्या आ जाएगा पी, और एल और के एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। हमें बोला कौन सा ऑप्शन सही है। मैंने आप लोगों को बता रखा है हमेशा कि ऑप्शन वही सही होता है जिसमें अपोजिट दिखाई नहीं देता। ऑप्शन तो वही सही होगा जिसमें अपोजिट दिखाई नहीं देता। चलो यहाँ पर चेक करो, बताओ जैसे एल आया, एल का अपोजिट क्या बना के, बताओ के दिखाई नहीं दे रहा। फिर पी का अपोजिट एन दिखाई नहीं दे रहा, बी का अपोजिट सी दिखाई नहीं दे रहा, तो बताओ यही आ गया ना। यहाँ पर चेक करोगे तो बी और सी एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर देखो आप लोग देखोगे तो के और एल अपोजिट होता है। देखो के का एल नहीं आया लेकिन पी का एन आ गया, ये अपोजिट है। और इसमें देखो के और एल अपोजिट है, इसलिए ये दोनों तीनों गलत हो गए और हमारा आंसर क्या रह गया, ए ऑप्शन। चेक करते रहना सारे लोग, देखते रहना क्या गलतियां कर रहे हो, फिर उनसे सीख लेना एग्जाम से पहले पहले। यहां पर अपन चेक करें तो देखो सीधा सीधा नंबर लिख रखा है। देखो आर का नंबर 18, ई का नंबर 5, डब्ल्यू का नंबर 23, ए का नंबर 1, फिर आर का 18, आई का 9, सीधा सीधा नंबर लिख दिया। बताओ एस का नंबर 19 आ गया, आई का नंबर 9 आया, आर का नंबर 18 आया, एस का नंबर 19 आया और ए का नंबर 1 आया। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चेक करो ना कौन सा ऑप्शन है, 19 9 18, 19 9 18 19 1, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्या आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, सी ऑप्शन। आंसर क्या रह गया, सी। चलो क्वेश्चन नंबर अगला, सीरीज का क्वेश्चन आ रखा है। इसमें देखो रोटेट करता है, डायग्राम को रोटेट करता है। जैसे आप लोग चेक करो इस कॉर्नर का जो डायग्राम था, चलो ये स्क्वायर देखो, बताओ पहले यहाँ पहुंच गया, मैं यहाँ बना के बताता हूँ। देखो सबसे पहले स्क्वायर यहाँ था, अगले डायग्राम में यहाँ पहुंच गया, उससे अगले में यहाँ पहुंच गया, तो बताओ अब इस जगह आएगा, इस जगह बताओ, इस जगह स्क्वायर इसके अंदर आया। हमेशा ऑप्शन से करना ताकि सारे ऑप्शन चेक ना करना पड़े। देखो एक ऑप्शन तो हमारा कैंसिल भी हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही आप लोग देखो, अब दूसरा कोई और पार्ट देख लो उठा के। जैसे एक काम कर लो, इस एरो को देख लो, बताओ ये एरो यहाँ पर है, अगले डायग्राम में ये यूं रोटेट हो गया इधर हो गया, अगले डायग्राम में फिर रोटेट हो गया क्लॉकवाइज में। अब बताओ ये रोटेट होके यहाँ पर आएगा, इस तरीके से रोटेट होके। बताओ ऐसा इसके अंदर तो नहीं आया, ये तो खैर वैसे भी कैंसिल हो गया था, इसमें भी नहीं आया, इसमें भी आया लेकिन रोटेट नहीं है। देखो इसके अंदर इसी साइड में, तो आंसर क्या रह गया अपना, डी ऑप्शन। आंसर आया इस क्वेश्चन का डी। चेक करते रहना सभी लोग, डी आंसर आएगा इसका। मिलाते रहना, मिलाते रहना, ठीक है। चलो क्वेश्चन अगला बता रखा है। अब यहाँ पर तो देखो ये जैसे बोले वैसे आप साइन बदलो। जैसे यहाँ पर 11 आया, बोला प्लस, प्लस का अर्थ क्या है माइनस, तो माइनस लगा दो। फिर मल्टीप्लाई का अर्थ क्या बता रखा है, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है तो प्लस 18 कर दो। फिर माइनस का अर्थ डिवाइड है तो डिवाइड 8 कर दो। डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई है 17, ये हो गया। हमें बताओ वही, अब बोर्ड मास का रूल लगाना होगा इसके अंदर। बोर्ड मास का सभी को पता होगा, बोर्ड मास का मतलब क्या होता है कि बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का ऑफ होता है, डी का डिवाइड होता है, एम का मल्टीप्लाई होता है, ए का ऐड होता है, एस का सब्ट्रैक्शन होता है। मतलब इस ऑर्डर से हमें करना होता है इस क्वेश्चन को। अब बताओ इसी ऑर्डर से करोगे तो सबसे पहले ब्रैकेट की बारी आएगी ना। अब ब्रैकेट में भी पहले किसकी बारी आएगी, प्लस की। तो बताओ 18 और 11 29, 18 और 11 कितना, सही है ना, 29 आया ना। अब 29 में से 5 लेस कर दो तो क्या रह जाएगा, 29 में से 5 लेस करोगे तो 20,
4, क्या रह जाएगा 24 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 17। अब किसकी बारी आएगी बताओ, डिवाइड की बारी बोर्ड मास के हिसाब से। कितनी बार गया, 3 बार, मल्टीप्लाई 17, क्या आ गया बताओ 51। ये अपने क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या रह गया, डी ऑप्शन। ठीक है, चौथे क्वेश्चन का आंसर आ गया डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे, हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर इन तीनों संख्याओं में जो भी लॉजिक लगा है उसी लॉजिक का अपने को ऑप्शन ढूंढना है, बताना है कौन से ऑप्शन में यही लॉजिक लगा हुआ है। जो भी यहाँ लगा वैसा का वैसा ऑप्शन ढूंढो। अब आप लोगों ने देखो यहाँ पर देखा होगा, इसने क्या कर रखा है कि 12 और 7 को मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया 84। अब इसने क्या किया, 84 का डबल कर दिया, देखो 168 आ गया। मतलब इनको मल्टीप्लाई करके उसका भी डबल कर दिया, इनको मल्टीप्लाई करके उसका क्या कर रखा है, डबल कर रखा है ना। ऐसा ही हमें यहाँ पर देखना है। बताओ 7 एकम 7 तो डबल यहाँ पर 4 आएगा, 8 का डबल 6 आएगा, 0 0। देखो 180 का डबल 240 नहीं होगा, ये हो सकता है 5 दूनी 10, ये भी हो सकता है। चलो चेक करना पड़ेगा अब अपने को। पहले देखो एक बार इसको चेक करना, 12 पंजे 60 और 12 एकम 12 6 18, नहीं ये तो नहीं आया, ये तो ओनली मल्टीप्लाई किया। तो देखो 3 ऑप्शन हमारे कैंसिल हो चुके हैं। अब बचा कौन सा, सी ऑप्शन में 14 मल्टीप्लाई 16 करो, 14 मल्टीप्लाई 16 करो और उसका डबल कर दो, देखो 448 ही आएगा। क्या आ रहा है 448, मतलब ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही आंसर। सही आंसर आएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चले आगे। ये हमारा मिरर इमेज का क्वेश्चन है। ये क्या है, मिरर इमेज का क्वेश्चन। इसके अंदर सबसे पहले देखो एन आएगा इस तरीके से। अब चेक करो कौन कौन से ऑप्शन में एन आया, ऐसा सभी में आया। फिर अपन चेक करेंगे तो सेकंड नंबर पे बी आएगा, बी इस तरीके से बी आएगा। देखो ये बी अलग पैटर्न से आ गया, ये कैंसिल। फिर हमारे पास टी आएगा, तो देखो इसके अंदर टी अलग पैटर्न से आ गया, ये भी कैंसिल। फिर हमारा पी आएगा, बताओ पी दोनों में सेम है। ठीक है, फिर अपना क्या आएगा, जी आएगा, क्या जी, ये जी हमारा ऐसा बन जाएगा, ऐसा। बताओ ऐसा किस में, ए ऑप्शन में। तो अपने क्वेश्चन का आंसर जो आया मिरर इमेज वाले का, 6 नंबर के क्वेश्चन का आंसर जो भी आएगा वो क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा। क्या आया भाई, ए आ गया। ठीक है, चले आगे। देखो आगे बढ़ जाओ। बता रहेगा चूल्हे का जो संबंध पकाने से होगा, मतलब चूल्हा क्या काम करता है, पकाने का। ठीक है, वही बताओ चाकू का संबंध किससे होगा, बताओ काटने से। चाकू का काम क्या है, काटना। ये देखो काटना। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या आ गया, बी ऑप्शन। ये आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। देखो क्या कर रखा है, TATA, टाटा का कोड क्या बता दिया इसने, 40 12 02। कैसे आया, देखो नंबर लिखो 20 1 20 1। इसने क्या किया, पहला जो लेटर था ना उसको डबल कर दिया, फिर इन दोनों को ऐसे के ऐसे लिखा, फिर लास्ट वाले का भी डबल कर दिया। मतलब फर्स्ट और लास्ट तो डबल हो रहा है, बाकी सेम आ रहा है। फर्स्ट लास्ट डबल, बाकी सेम आया। ऐसे ही अब हमें किसका चाहिए, टाइटन का कोड चाहिए, टाइटन। ये टाइटन आ गया हमारे पास। बताओ टी का नंबर 20 9 20 1 और 14। 20 का डबल कितना, 40। ये 9 ऐसे की ऐसे, फिर से 20, फिर ये 1 और 14 का डबल कितना, 28। मतलब पहली और लास्ट संख्या डबल करना था, बाकियों को ऐसे कैसे लिखना था। तो 40 9 20 128, 40 9 20 128। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। आंसर आएगा ए। आंसर क्या आ गया बताओ, ए ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का सही आंसर आ गया। सही आंसर जो आया वो क्या आया, ए ऑप्शन आ गया। ठीक है, देखो चलो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम लोग। 9 नंबर का क्वेश्चन। चलो देखो 9 नंबर में क्या कर रखा है। यहां पर देखो जो स्टेटमेंट आया इससे अपन डायग्राम बनाएंगे, फिर कंक्लूजन बताएंगे कौन सा कंक्लूजन सही है। जैसे सभी देखो केयर टेकर कुशल है, चलो डायग्राम बनाओ। यहां बना देता हूं मैं, यहां पर केयर लिख देता हूं ओनली शॉर्ट में। सभी केयर टूकल क्या था, केयर टेकर कुशल था, ये कुशल हो गया। फिर बता रखा है कि कुछ कुशल वकील है, ये कुछ कुशल क्या बन जाएगा, वकील। ये कुछ कुशल हो गया वकील।
सभी कुशल चित्रकार है, यहाँ पर सभी कुशल को क्या कर दिया, चित्रकार, ये चित्रकार हो गया। अब देखो मैं निष्कर्ष चेक करना है, कुछ चित्रकार वकील है, बताओ कुछ चित्रकार वकील है ना, बिल्कुल है। तो पहला तो अपन सही करेंगे, दूसरा देखो देखते ही गलत कर दो। रीजन मैंने आपको देखो क्लास में बता रखा था कि जब भी हमारे पास स्टेटमेंट पॉजिटिव हो वहां पर नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा गलत होता है। यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव आ रहा है तो देखो नेगेटिव कंक्लूजन वहां पर गलत होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। ये हमारा क्वेश्चन आया अगला, ठीक है ना। हाँ जी, चलो अब इसमें क्या करो, लेटर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आ गया। जितने भी लेटर आ जाए उसके हमें क्या करना होता है, पेयर बनाना होता है। बताओ 18 का पेयर बनाओगे तो 6 का भी हो सकता है तो 3 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है तो 3 का भी हो सकता है। चलो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, इस क्लास में बता रखा हूँ, ठीक है। क्या बताया था कि सबसे पहले जो बड़ी संख्या है उसका पेयर बनाया करो, जो बड़ी संख्या है। अब बताओ यहाँ पर देखे अपन तो बड़ी संख्या क्या चल, देखो 6 थी तो 6 का पेयर बनाया। अब पहला लेटर क्या है, बी, तो यहाँ पर भी बी लिखो, ये बी है ही। दूसरा क्या चल रहा है, आई। तीसरा क्या चल रहा है, एस। चौथा क्या चल रहा है, एच, एच आ गया। फिर क्या चल रहा है, पांचवा ओ चल रहा है। अब अपन ने क्या लिखा, एस ओ बी एच आई ओ। ये अपने क्वेश्चन का सही आंसर आएगा, एस ओ बी एच आई ओ, मतलब कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। तो अपने क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या आ गया, ए आंसर आ गया। क्लियर हो गया, क्या आया, ए आंसर। बता रखा है कि वेन डायग्राम बनाओ किस किस का, दिल्ली, श्रीलंका और एशिया को लेकर। अब मुझे एक बात बताओ, श्रीलंका अलग है, बताओ दिल्ली आती है इंडिया में, श्रीलंका अलग हो गया। देखो ये तो श्रीलंका हो गया, ये क्या आ गई, दिल्ली, लेकिन दोनों एशिया में आते हैं। दोनों किस में आते हैं, एशिया के अंदर ही आते हैं, ठीक है। दिल्ली तो इंडिया में आ गई, इंडिया की कैपिटल हो गई, श्रीलंका अलग से देश है और दोनों एशिया महाद्वीप में आते हैं। इसको देखो क्या बता रखा, रोप, ROPE, इसका कोड क्या बता रखा, इसने कोड बता दिया VSTI। अब हमें दे रखा है BOSE का कोड क्या होगा। चलो सबसे पहले नंबर लिख लो ना, 16 15 16 5। यहाँ पर क्या कर दिया बताओ, ये रोप था, देखो ये 18 नंबर है। बताओ 22 19 20 और 9, 2 15 19 और 5। बताओ 18 से 22 आया तो 4 बढ़ा दिया, 15 से 19 में 4 बढ़ा दिया, 16 4 20, 5 और 4 9, ठीक है। ऐसा ही आगे बताओ 2 4 कितना आ जाएगा, 6, 15 और 4 क्या आएगा, 19, 19 और 4 23। बताओ 5 और 4 9। क्या आंसर आ गया, FSWI। FSWI कहाँ पर है, डी ऑप्शन। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर आया वो क्या आया, डी आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, डी आंसर। क्लियर हो गया, क्या हो गया। ये क्या दे रखा है हमें, सीरीज का क्वेश्चन आ गया, सीरीज का क्वेश्चन। इनको ऐसे लिखा करो, जैसे BHO है ना, इसको ऐसे लिखो BHO। फिर GMT को ऐसे लिखो GMT। फिर लिखो LRY, ये LR और Y, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे पहले इनके नंबर लिख लो, 2 7 12, यहाँ पर 8 13 18, यहाँ पर 15 20 और 25। ऐसा क्यों लिखा अपन ने, क्योंकि देखो अपना लिखने का पैटर्न क्या हो गया, पहले लेटर के सामने पहला लेटर, दूसरे के सामने आपको पता है मैंने सिखा रखा है कि पहले अक्षर से पहला अक्षर मिलाया करो, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा। तो हमारा लिखने का पैटर्न ऐसा हो गया कि पहले के सामने पहला आ गया, दूसरे के सामने दूसरा आ गया, तीसरे के सामने तीसरा हो गया। बताओ 2 से 7 में 5 बढ़ा रखा है, 7 और 5 12, 12 और 5 17 पे क्या आ गया, क्यू। 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 और 5 कितना आएगा, 23, 23 पर आ जाएगा डब्लू।
बताओ 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 5 30 हो जाएगा, पर वो डी रह जाएगा, 26 लेस हो जाएगा। क्यों? डब्ल्यू डी। हमारा आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन। आंसर क्या आएगा? बी। बी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह, कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया। बता रखा 27 मई 2007 को संडे है। क्या बता दिया क्वेश्चन में कि 27 मई 2007 को क्या बताया इसने? संडे। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया? 25 मई 2018 का आंसर क्या आएगा? मुझे एक बात बताओ, इसी क्वेश्चन की बात करें, मैं यहाँ पर 27 मई लिख लूँ और यहाँ पर 2018 लिख लूँ, ओनली यहाँ से यहाँ तक देखो, इस लाइन को देखो मत, नीचे वाली लाइन को, ठीक है? तो बताओ डेट सेम हो गई और वर्षों का अंतर आ गया। तो मैंने क्या सिखाया था? सबसे पहले वर्षों का अंतर निकाल दो और इसमें क्या ऐड कर लो? लीप ईयर ऐड कर लो। क्या ऐड कर दो? लीप ईयर। 7 से 18 तक जाओगे तो सबसे पहला लीप, एक तो क्या आ गया बताओ? 8, एक आ गया 12, एक आ गया 16, 3 लीप आ जाएगा 7 से 18 के बीच में, 3 लीप। बताओ 11 3 14, रिमाइंडर 0 बचेगा और संडे में 0 बढ़ाओगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? संडे। क्या आ जाएगा? संडे। अब हमारे पास बताओ ईयर तो सेम ही हो गया ना, 27 मई का मालूम था, 25 मई का चाहिए, मतलब 2 दिन पहले का ही चाहिए, तो संडे से 2 दिन पहले क्या आएगा बताओ? फ्राइडे। क्या? तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा फ्राइडे। मिला रहे हो ना आप लोग? चेक कर रहे हो ना? देखो कितना सही है कितना गलत है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग इनको देख लो, आप लोगों के सारे आंसर खत्म है फिर। और मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, अपने 12 फरवरी से 3 बैच आ रहे हैं, 12 फरवरी से 3 बैच। एक बैच आ रहा है पटवार का, एक बैच तो काय का आएगा? पटवार का। एक बैच आ रहा है अपने एसएससी फाउंडेशन का और एक बैच आ रहा है सीईटी एलडीसी का, सीईटी एलडीसी को लेकर, ठीक है? ये 3 बैच आ रहा है। पटवार का बैच जो आएगा उसकी टाइमिंग जो रहेगी वो टाइमिंग है शाम की 3 से 7 बजे। पटवार की टाइमिंग क्या रहेगी? 3 से 7 बजे की। एसएससी की जो टाइमिंग आएगी वो आएगी 11 से बजे से 11 बजे से 2-3 बजे तक, 11 से 3 बजे तक। सीईटी एलडीसी की टाइमिंग आप लोगों को बता दिया जाएगा इंक्वायरी के ऊपर, लेकिन ये भी 12 तारीख से ही स्टार्ट है। इसकी टाइमिंग मुझे फिक्स एक्चुअल अभी याद नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या बता रखा है इनको? शब्दकोश के हिसाब से बताओ। देखो शब्दकोश किसको बोलते हैं? डिक्शनरी को। शब्दकोश किसको बोलते हैं? डिक्शनरी को। हमें क्वेश्चन ने कहा कि इन 5 शब्दों को आप डिक्शनरी के हिसाब से बताओ। मतलब ये कहना चाह रहा है कि यदि 500 शब्द डिक्शनरी में होते तो सबसे पहले कौन सा होता, फिर कौन सा होता, फिर कौन सा होता, ये बताना है। डिक्शनरी में जो मीनिंग होती है वो कैसे होती है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे पहले ए की, फिर बी की, फिर सी की, डी की, ई की। अब जैसे सी की भी आ रही है तो सी में भी क्या करना है? अगला लेटर देखना है कि अगला लेटर भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 3 लेटर तो कॉमन थे, सी आर ई, इनसे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आगे आ गए अपन। यहाँ पर ई एम ओ एस एस। बताओ ई एम ओ एस एस में से तो सबसे पहले ई वाला आएगा ना, सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? ई वाला। तो सबसे पहले तो आ गया ये। फिर सेकंड नंबर पे आएगा एम वाला, सेकंड नंबर पे एम आता है। फिर ओ एस में से ओ पहले आ जाएगा, तो इसका नंबर हो गया तीसरा। कौन सा हो गया? तीसरा। लेकिन एस कॉमन है तो एस के आगे बढ़ो। फिर सी आया, सी भी कॉमन है और आगे बढ़ो। ई आया, ई भी कॉमन है और आगे बढ़ो। एन भी कॉमन आ गया। अब बताओ डी और टी में से पहले डी आएगा ना, तो ये 4थे नंबर पे और ये 5वें नंबर पे। ये कौन से पे? 5वें पे। अब बताओ जो सबसे पहला अपन ने रखा वो पहले नंबर का ही रखा, दूसरे पे दूसरा ही रखा, तीसरे पे तीसरा ही रखा, चौथे पे चौथा ही रखा, 5वें पे 5वां ही रखा। ये तो कंटिन्यू ऑर्डर ही हो गया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे सपोज करो इसमें टी आया और यहाँ पर भी टी होता तो फिर पहले ये आ जाता, फिर पहले ये आ जाता, ये 500 पे चला जाता, क्योंकि टी खत्म हो गया ना, अब ये शब्द खत्म हो गया, ये आगे तक बढ़ रहा है, तो फिर ये लास्ट में रह जाता, फिर ये हमारा लास्ट में रह जाता। ओके, ध्यान रखोगे ये बात। चलो अगला क्वेश्चन। 4 ऑप्शन आ रखा है, इनमें से एक ऑप्शन अलग है। देखो इसमें क्या कर रखा है, वैसे आप लोग डिफरेंस लगाया करो, सबसे पहले डिफरेंस से आंसर आ गया तो डिफरेंस वाला ही माना करो, लेकिन यहाँ पर हमारे कोई डिफरेंस से आंसर नहीं आया। अब इनमें चेक करोगे तो जी एच ई बी जे पी, देखो एल यू एक्स ओ डब्ल्यू एल, यहाँ पर आंसर लगाओ बी। इसमें भी वोवल आया, इसमें भी वोवल आया, इसमें भी वोवल आया, लेकिन बी ऑप्शन ऐसा है जिसमें कोई वोवल नहीं आ रखा।
बी ऑप्शन में कोई भी वोवल नहीं आया, तो हमारा आंसर क्या रह जाएगा? बी ऑप्शन। सिटिंग का बता रखा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई उत्तर की ओर मुंह किए हुए एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। बोला ए एच के बाएं दूसरा है। ए कहाँ जाएगा? एच के बाएं दूसरा। जैसे ये एच आ गया, ये एच आ गया, बताओ इसके बाएं दूसरा एक, और ये दूसरे नंबर पे कौन है? ए। बोला एच बी के बाएं दूसरा, ये एच जो आया ये आया बी के बाएं दूसरा। बताओ बी के बाएं दूसरा हो गया एच। बी एक पंक्ति के छोर पर है, तो बताओ 9 व्यक्ति थे ना ये, तो ये कॉर्नर पे रहेगा, बाकी सारे लोग इधर आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, बाकी सभी के सभी लोग इधर आ गए। बता रहेगा एफ ए और एच के बीच में आएगा। एफ कहाँ आएगा? ए और एच के बीच में, तो यहां पर आ गया एफ। डी के लिए बताया आई और सी के बीच में, डी आएगा देखो आई और सी के बीच में। बोला सी ई के दाएं तीसरे स्थान पर। सी कहाँ गया? ई के दाएं तीसरा। अब मुझे एक बात बताओ, मैं ई को यहां लिख सकता हूं, देखो तो दाएं 1 2 तीसरा सी आ नहीं सकता, तो फिर ई को यहां मत लिखो। ई को यहां लिखोगे तब भी सी नहीं आएगा, यहां लिखोगे तब भी नहीं आएगा। ई को यहां लिख सकते हो ताकि यहां पर कौन आ जाए? सी आ जाए। अब बताओ आई और सी के बीच डी बैठा था ना, तो ये आई और सी के बीच कौन आ गया? डी आ गया। अब बचा कौन? एक जना बच गया, वो यहां आ जाएगा। कौन बचा हुआ? देखो ए बी सी डी ई एफ जी बच गया। कौन आ गया? यहां पर जी आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा? पंक्ति के बीच में कौन है? तो बीच में कौन है बताओ? ए है ना बीच में, बीच में कौन है? ए। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? ए ऑप्शन। जो सही आंसर आया वो क्या आया बताओ? ए ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा भाई। चले आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। बता रखा है कि एक व्यक्ति, देखो व्यक्ति ए उत्तर की ओर चलना शुरू करता है। ए है जो कहाँ जा रहा है? उत्तर की ओर जा रहा है। 4 किलोमीटर चलता है, दाएं घूमता है। देखो ये जो ए था ये है उत्तर में चला गया 4 किलोमीटर। बता राइट घूमकर 8 किलोमीटर गया। राइट इस साइड आएगा ना, कितना चला गया? 8 किलोमीटर। ठीक है, फिर लेफ्ट में घूमेगा 2 किलोमीटर चलेगा, लेफ्ट ऊपर हो जाएगा ना, और कितना गया? 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर। फिर बताया यहां से लेफ्ट में घूम गया और 8 किलोमीटर गया। बताओ लेफ्ट इधर आ जाएगा और 8 किलोमीटर आएगा, तो हमारे इसी पॉइंट, देखो ये 8 था ना, ये 8 आया तो हमारे इसी पॉइंट के बराबर आया है ये। ठीक है, मतलब इसी के बराबर, इसी के बराबर आ गया ये, इसी के बराबर। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला? देखो बता रखा है कि जहां से उसने शुरुआत की थी उस बिंदु तक पहुंचने के लिए उसे अब कितनी दूर तक और किस दिशा में चलना पड़ेगा। बताओ अब यहां से हमें यहां आने के लिए, तो बताओ इसको एक तो दक्षिण में चलना पड़े। कहाँ चलना पड़े? दक्षिण में। तो देखो डायरेक्शन तो क्या आ गई? साउथ। और दूरी की बात करें तो ये दूरी 2 है, तो ये भी 2 रहेगी और ये 4 है ही। तो देखो 6 किलोमीटर साउथ में जाना पड़े उसको। कहाँ जाना पड़े? 6 किलोमीटर साउथ की ओर जाना पड़ेगा उसको। क्लियर? देखो चलो अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, 19 नंबर का क्वेश्चन। देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्या बता रखा है? TEMPER ये आया। अब इसका कोड क्या है? QBJMBO। ठीक है, ऐसे यहाँ पर दे रखा है POSTED पोस्टेड, ये हमें दे रखा है। चलो सबसे पहले आप लोग इसको वो करो, नंबर लिख लो। 20 5 13 16 5 और 18, यहाँ पर 17 2 10 13 2 और 15, फिर 16 15 19 20 5 और 4, ये आया। अब इनको आप लोग वैसे चेक करो। देखो जैसे यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 17 है, -3 कर रखा है। 5 से 2 में -3 ही है। 13 से 10 में -3 है। 16 से 13 -3, 5 से 2 -3, 18 से 15 में भी -3। ये यहाँ पर करो। बताओ -3 करोगे तो m आएगा,
फिर -3 करोगे तो L आएगा, -3 पर P आएगा, -3 पर Q आएगा, -3 पर B आएगा, -3 पर A आएगा। ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। MLPQLM, ओहो नहीं ML है, MLPQ, तो MLPQBA, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। तो अपने क्वेश्चन का जो सही आंसर आया वो क्या आंसर आ गया? डी ऑप्शन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आया, देखो 20 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को और करते हैं, फिर अपना टॉपिक कंप्लीट, टॉपिक नहीं मतलब टेस्ट पेपर कंप्लीट। ठीक है, देखो इसने क्या कर रखा है, 36 से 2 to 1 बना रखा है। इसको क्या किया इसने, देखो मल्टीप्लाई किया 6 से मल्टीप्लाई करो, देखो 216 आ गया। 6 से मल्टीप्लाई किया 216, 216 में कितना बढ़ा दिया? 5, तो क्या आ गया? 221। 5 बढ़ाते क्या आ गया? 221। अब ऐसा इसमें करना है, 6 एकम 6, 5 तो 11 होगा, 6 36, 5 ये भी नहीं आएगा, 36 18 5 23। इसको चेक करना पड़ेगा। बताओ 43 को मल्टीप्लाई करो 6 से, बताओ 18 24 और 1 25, 258 आया, और इसमें 5 बढ़ाओगे तो 263 आएगा। क्या यही है? क्या बिल्कुल यही है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही आंसर। सही आंसर क्या आया? सी ऑप्शन। तो ये आप लोगों का लो भाई दूसरा पेपर का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। देखो जैसा आप लोगों को बताया गया था कि सारे पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो बताओ कंटिन्यू सारे पेपर के सॉल्यूशन आप लोगों को मिल रहे होंगे। ओके, अब चलते हैं हम लोग। देखो ये तो पेपर कंप्लीट हो गया। अब मैं आप लोगों को एक बात तो बता देता हूँ, वैसे अभी थोड़ी देर पहले भी बताई थी मैंने कि अपने 12 फरवरी को 3 बैच आ रहे हैं। उसमें से एक बैच तो आएगा पटवार। पटवार का जो बैच रहेगा इसकी टाइमिंग रहेगी शाम को 3 बजे से 7 बजे तक। एक बैच आएगा एसएससी जीडी वाला, एसएससी फाउंडेशन का। फाउंडेशन वाले बैच की टाइमिंग रहेगी हमारी 11 से देखो 3 बजे तक। और एक बैच आ रहा हमारा एलडीसी को लेकर, एलडीसी सीईटी को लेकर। ठीक है, इसकी टाइमिंग फिलहाल मुझे कंफर्म नहीं है, इसलिए एक बार ये इंक्वायरी पे मिल जाएगा, या मैं अगली जैसे क्लास का सॉल्यूशन कराऊंगा उसमें बता दूंगा। तो ये हमारे 3 बैच आ रहे हैं। ठीक है, और ये आप लोगों को बताओ कंप्लीट दोनों टेस्ट के सॉल्यूशन मिल चुके। 2 टेस्ट आप लोगों के हो गए, दोनों का सॉल्यूशन। तीसरा टेस्ट होते तीसरे का सॉल्यूशन भी आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे जीके वाले प्रश्नों की, यानी एसएससी जीडी की जो मॉक टेस्ट है, हमारा जो मॉडल पेपर है सेकंड, उसके अंदर जो जीके के प्रश्न है उनका हम विश्लेषण करेंगे। तो आइए चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठुमरी शैली की अगर बात करें तो देखिए, ठुमरी जो संगीत है वो कथक शैली से, यानी जो कथक नृत्य शैली है इससे संबंधित है। और कथक नृत्य शैली ये उत्तरी भारतीय शास्त्रीय एक संगीत है, और इसके 3 घराने बड़े फेमस है, ये भी आपको याद रखना है। जयपुर है, लखनऊ है और बनारस यानी वाराणसी। ये 3 जो घराने इसके लिए बड़े फेमस है। कथक का मतलब होता है कि कथा को नृत्य के माध्यम से कहने या करने की जो कला है वो क्या कहलाती है? कथक कहलाती है। तो ठुमरी जो संगीत है वो नृत्य कथक नृत्य शैली से क्या है? संबंधित है। अगला आपके सामने प्रश्न है, चरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती है? तो ये गुर्जर जाति की जो महिलाएं हैं वो चरी नामक पारंपरिक जो लोक नृत्य है वो करती है। राजस्थान में भी आपको ये देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम है ए बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, श्रीलंका भारत से द्वारा अलग होता है। तो देखिए, श्रीलंका और भारत को जो अलग करती है वो पाक जल संधि करती है। कौन करती है? पाक जल संधि करती है। तो सही विकल्प होगा सी। अगले प्रश्न की चर्चा करें तो अगला प्रश्न है हमारा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर बल दिया गया? देखिए, द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना है उस पर जो बल दिया गया वो दिया गया उद्योग पर। अगर पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना पर जो बल दिया गया वो कृषि पर दिया गया, जबकि सेकंड जो पंचवर्षीय योजना है उस पर जो बल दिया गया वो उद्योग पर दिया गया। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अगर आपसे कोई कार्यकाल पूछ ले तो इसका कार्यकाल है 56 से लेकर 61 तक, यानी 1956 से लेकर 1961 तक इसका क्या है? कार्यकाल है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये जो पंचवर्षीय योजना है पीसी महालनोबिस मॉडल पर भी आधारित थी, ये भी आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद अगले प्रश्न की चर्चा करें तो अगला प्रश्न है, भारत में से निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की ऋतु में उगाई जाती है? तो देखिए, चना ये रवि की फसल है, गेहूं रवि की है, सरसों यानी रवि की है। तो जो कपास है ये आपकी खरीफ की फसल है, जैसे बाजरा है, कपास है, मूंगफली है, ये सब किस में आती है? ये खरीफ की फसलों में आती है। इसके बाद अगर बात करें, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसका सबसे ऊंचा जो शिखर है वो सैंडल है। कौन सा है? सैंडल है। तो सही आंसर ये आपको याद रखना है, बी। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराधी के दंड को क्षमा करने, प्रविलंबित करने या कम करने की शक्ति है? तो देखिए, हमारा जो संविधान का आर्टिकल है 72, इस आर्टिकल 72 के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को और आर्टिकल जो 161 है इसके माध्यम से राज्यपाल को, किसको? राज्यपाल को ये न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई है। अब यहां पर जो ऑप्शन है वो है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के महान्यायवादी और राष्ट्रपति। तो इसका सही विकल्प होगा डी। देखिए, एक थोड़ा सा याद रखना, आर्टिकल 172 के माध्यम से तो राष्ट्रपति को और आर्टिकल 161 के माध्यम से राष्ट्रपति राज्यपाल को ये क्षमादान शक्तियां दी गई है। 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियां, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन और क्षमा। एक चीज आपको यहां ध्यान रखनी है कि दोनों की शक्तियां लगभग समान है। अंतर थोड़ा सा इतना है कि मृत्युदंड को केवल राष्ट्रपति माफ कर सकता है पूर्णतः, जबकि राज्यपाल मृत्युदंड को पूर्णतः माफ नहीं कर सकता। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर सही विकल्प होगा डी। अगला प्रश्न आपके सामने, मगध महाजनपद नदियों से घिरा हुआ था। तो मगध महाजनपद जो नदियों से घिरा हुआ था वो गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था। तो सही इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। ये 16 महाजनपद आपने सुने होंगे प्राचीन भारत के अंदर, उनमें से एक जो महाजनपद था वो था मगध, जो सबसे बड़ा था, और ये सोन और गंगा नदी से घिरा हुआ था। अगला प्रश्न, 1925 में काकोरी कांड में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी शामिल था जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मौत की सजा दी? देखिए, अगर काकोरी कांड की बात करें तो आपने सुना होगा कि चंद्रशेखर आजाद और उनके सहयोगी, जिनमें राम प्रसाद विल्लम, अशफाक उल्लाह खां और किशन सिंह जैसे महत्वपूर्ण उनके अंदर सहयोगी थे, उन्होंने ट्रेन को लूटा था, खजाना लूटा था। चंद्रशेखर तो भाग गए, लेकिन राम प्रसाद बिस्मल, किशन सिंह और ये अशफाक उल्लाह खां जैसे जो क्रांतिकारी थे वो यानी पुलिस की गिरफ्त में आ गए और इन तीनों को ही फांसी दी गई। तो इसमें से अगर एक विकल्प हमें चुनना है तो राम प्रसाद बिस्मल सही आंसर होगा, यानी सही विकल्प होगा ए। अगला प्रश्न आपके सामने, आंख का कौन सा हिस्सा किसी वस्तु की छवि के तंत्रिका संकेतों में रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये आंख की पुतली होती है। कौन होती है? आंख की पुतली होती है। तो सही इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नाविक जहाज एडवांटेज स्वीट को किस देश से सुरक्षित वापस लाया गया है? तो ये ईरान से लाया गया है। कहां से लाया गया है? ईरान से लाया गया है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किसे पहला लाइफ टाइम डिस्टरलिंगिंग द पीस अवार्ड मिला है? तो ये मिला है आपके संजय जैन को। तो सही विकल्प होगा ए। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में कब पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता? तो भारत ने पहली बार जो क्रिकेट विश्व कप जीता था वो 25 जून 1983 में जीता। देखिए, क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो शुरुआत होती है वो 1975 में होती है। पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो खेला गया वो 1975 में खेला गया। अभी जो खेला गया वो 2023 में खेला गया है और ये 13वां इसका क्या है? संस्करण है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत ने अभी तक 2 बार वर्ल्ड कप जीता है, एक बार तो 1983 में, ये आपको ध्यान रखना है, और दूसरी बार 2011 में। यानी भारत ने 2 बार क्या जीता है? वर्ल्ड कप जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक बार वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया जो टीम है इसके द्वारा अब तक 6 बार यानी वर्ल्ड कप जीता गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सर्वाधिक बार है। पहली बार जो वर्ल्ड कप जीता था वो वेस्ट इंडीज ने जीता था। किसने? वेस्ट इंडीज ने जीता था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम एक्ट को निरस्त किया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त करने वाले जो थे लॉर्ड गवर्नर जनरल, उनका नाम था लॉर्ड रिपिन, और इन्हीं के द्वारा स्थानीय स्वशासन को भी भारत में स्थापित करने का प्रयास किया गया। इसीलिए इनको भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। इनके द्वारा जो स्थानीय स्वशासन का जो प्रस्ताव लाया गया उसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? तो इन चारों में अगर आप देखोगे तो चारों में बनास नदी है, इसका जो उद्गम स्थल है वो राजस्थान से, यानी आपने सुना होगा राजसमंद जो जिला है उसके अंदर खमनौर की जो पहाड़ी है, वहां एक नाग पहाड़, यानी नाग एक जगह है, शिव मंदिर है, वहां से ये निकलती है और आगे चलकर सवाई माधोपुर के पास में, रामेश्वरम के पास में ये कहाँ मिल जाती है? तो रामेश्वरम के पास में ये जो मिल जाती है वो आपके इसमें चंबल नदी में मिल जाती है। तो चंबल की सहायक नदी है, चंबल आगे चलकर यमुना में मिलती है। तो सही आंसर इसका बनास होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है वो 1983 है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सही इसका आंसर हो गया आपका कितना? 1943, सॉरी 1943, यानी 943। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? तो अभी मैंने आपको बताया दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें उद्योगों के विकास को लक्ष्य रखा गया और इसका कार्यकाल था 1957 से 1961। अगला प्रश्न आपके सामने, मानव फेफड़ों द्वारा उत्सर्जित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है 4.4%, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, जल की कठोरता को व्यक्त किया जाता है, तो जल की कठोरता पीपीएम में व्यक्त की जाती है। किसमें? पीपीएम में व्यक्त की जाती है। तो इस प्रकार ये आपके जीके के जो 20 प्रश्न थे ये हमने सॉल्व किए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 में है, एक दुकान में 3500 रुपये अंकित मूल्य वाला एक कोट 2800 रुपये में बेचा जाता है, तो कितने प्रतिशत की छूट दी? भाई एमआरपी कितना था, अंकित मूल्य कितना था? 3500 रुपये, और उसको बेच कितने में दिया? 2800 रुपये में। तो आप बताओ, 3500 रुपये की चीज़ दुकानदार ने 2800 रुपये में बेच दी, तो उसको छूट कितने रुपए की मिली? यहाँ से आ जाएगा, आप कहेंगे 700 रुपये आएगा। छूट कितने की मिली? रुपए में 700 की। छूट किस पर होती है? अंकित मूल्य पर होती है। आपने बाजार में जो प्रोडक्ट देखा कितने का था? 3500 का। 700 की छूट हुई कितने पर? 3500 पर। प्रतिशत निकलवा रहा है, किस में से निकालेंगे? 100 में से। तो ये कैंसिल हो गया, 7 से ये कटा 5 बार और 5 से ये आ गया 20, तो उत्तर आ जाएगा 20% की छूट दी गई है। तो ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट 42, ये कह रहा है 240 और 320 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या। भाई सबसे बड़ी संख्या ऐसी संख्या क्या होगी जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित करे? अब अगर संख्या ही चाहिए तो 2 भी है, 4 भी है, लेकिन सबसे बड़ी इसका मतलब महत्तम समावर्त मैसे के बारे में बात कर रहा है, मतलब एचसीएफ के बारे में बात कर रहा है। अब आपको सिखाया हुआ है, जब दो संख्याओं का एचसीएफ लेते हैं तो क्या करते हैं? उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर लेते हैं। 320 और 240 के बीच का अंतर कितना आया? 80। इससे देखेंगे 80 से ये संख्या कट रही है और 80 से ये संख्या भी कट रही है, इसका मतलब 80 ही इसका में से हो गया। अगर 80 से नहीं कटती तो इसका अगला गुणनखंड लेते, 40, उससे कटती तो ठीक है, नहीं तो उससे अगला गुणनखंड लेते। इसमें 80 से ही कट रही है, इसका मतलब यही इसका में से हो गया है, तो उत्तर आ जाएगा 80। समचतुर्भुज के विकर्ण हैं 14 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। बेटा क्या होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल? आप कहेंगे जब विकर्ण दे रखे होते हैं तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, डी फॉर डायगोनल मतलब विकर्ण। तो 1/2 पहले विकर्ण का मान है 14 और दूसरे का मान है 24, तो यहाँ से ये आ जाता है 2 से 12 और 14 को 12 से गुना करेंगे तो 168 आ जाएगा, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, इसका मतलब वर्ग सेंटीमीटर। डी आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 28 है, पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है, तो पहली संख्या आधी है दूसरी संख्या से, और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। तीसरी संख्या जो है दुगनी है दूसरी संख्या की। अब देखो इसी से ये कनेक्ट हो रही है, इसी से ये कनेक्ट हो रही है। मान लेते हैं इसको मैं कह देता हूँ पहली संख्या आधी होगी, तो इसको मैंने मान लिया 2, तो पहली संख्या आधी होगी, इसका मतलब ये 1 होगी। साथ में कह रहा है तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। अब दूसरी संख्या क्या है? 2,
और ये इसका दुगना है तीसरी संख्या, तो ये कितनी हो जाएगी 4। अब आप बताओ, अगर पहली संख्या का मान 1 है तो इसका 2 है और इसका 4 है, तो 4 और 2 6 और 1 7, तीनों संख्याओं का योग कितना हो गया 7। और हमें तीनों संख्याओं का औसत दे रखा है। औसत क्या होता है, तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, अगर औसत 28 है तीन संख्याओं का तो कुल मान क्या होगा 28 गुना 3। रिपीट कर रहा हूँ, औसत है तीन संख्याओं का 28, तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा 28 गुना 3, और यहाँ से योग बराबर आ रहा है 7 के। तो यहाँ से बेटा 1 का मान जो आएगा इसमें 7 का भाग दे देंगे तो 7 से 1 कटेगा 4 बार, तो 4 तिया 12 आ जाएगा। 7 बराबर ये है तो 1 बराबर 12 आया। आपसे पूछा तीसरी संख्या कौन सी है, तीसरी संख्या क्या है 4, 1 का मान क्या है 12, तो 4 का मान आ जाएगा 12 इंटू 4 48, उत्तर रहेगा 48। अमित को अपनी मोटरसाइकिल 24,000 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हुई। कोई दुकानदार या कोई भी व्यक्ति 24,000 रुपये में किसी चीज़ को बेचता है और 20% की हानि होती है। भाई लाभ और हानि किस पर होते हैं, क्रय मूल्य पर होते हैं। तो मैं मान लेता हूँ अगर क्रय मूल्य जो है वो अगर 100 रुपये रहा होगा तो इस केस में हानि जो रही होगी वो 20 की रही होगी। तो 100 रुपये की चीज़ को 20 रुपये की हानि के साथ कितने में बेचा होगा, 80 रुपये में बेचा होगा। और ये 80 का मान क्वेश्चन में दे रखा है 24,000 रुपये में बेचा। यहाँ तक आ गए तो हम इससे इसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अब देखो 80 बराबर 24,000 है, तो 1 का मान लाने के लिए 24,000 में 80 का भाग देंगे और साथ में क्रय मूल्य हमने 100 माना, 100 निकालने के लिए 100 का गुना करेंगे। कैंसिल हुआ, 8 से ये 3, तो यहाँ से इसका क्रय मूल्य आ गया है 30,000 रुपये। इसका मतलब ये मोटरसाइकिल जो थी ना वो 30,000 रुपये की थी। अब कह रहा है उसे अगर 35,000 रुपये में बेचा जाए तो कितने का लाभ होगा। आप बताइए, आपने 30,000 की मोटरसाइकिल खरीदी और उसे आप 35,000 रुपये में बेचेंगे तो कितना कमाओगे। आप कहेंगे 5,000 रुपये कमाए, तो 5,000 रुपये का लाभ हुआ। लाभ और हानि किस पर होते हैं, क्रय मूल्य पर होते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 30,000, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कटा 6 बार, 1/6। अब देखो भाई 1/6 वैसे तो आपको सीधा याद होगा, आप कह देंगे 16.67, और याद नहीं होगा तो प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ 100 का गुणा कर लोगे, आंसर आ जाएगा 16.67। 46 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इनका चौथा अनुपात बताना है। तो पहला अनुपात 3:6, समानुपात 18, और ये आपको चौथा अनुपात बताना है। ऐसे लिखेंगे A:B समानुपात है C:D के। तो इस केस में क्या होगा, 3 इंटू डी बाह्य राशियों का गुना बराबर होगा अंत की राशियों के। तो 3 से ये कट जाएगा 2 बार, डी का मान जरा बताओ कितना आया 36, तो आंसर रहेगा 36। अब देखो ये कह रहा है राम एक काम 5 दिनों में कर सकता है। राम जो है एक काम को 5 दिन में कर सकता है। हरि जो है उस काम को 6 दिन में कर सकता है। यदि वे मिलकर 7 काम करें तो काम कितने दिन में हो जाएगा। हमने माना टोटल कार्य एक ऐसा काम जो समय का गुणज हो, तो यहाँ आ जाएगा 30 और यहाँ आ जाएगी इनकी क्षमता। कैसे आएगी क्षमता, काम कितना हुआ 30, किसने किया राम ने, कितने दिनों में 5 दिन में, तो इसकी क्षमता आएगी 6 और 30 में 6 का भाग दोगे तो इसकी क्षमता आ जाएगी 5। अब आपसे पूछा है कि दोनों मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे। समय बराबर क्या होता है बेटा, कितना काम था और प्रतिदिन कितना काम हुआ, इसका मतलब एक दिन की क्षमता का हम भाग दे देंगे। काम कराना है 30, किससे, राम से और हरि से, तो राम करेगा 6 और हरि करेगा 5, तो 6 और 5 11 काम होगा एक दिन में। तो 30 काम 11 के हिसाब से होगा 30/11 दिन में। डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नंबर 48 में ये कहता है 600 रुपये में एक पुस्तक बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है, तो इसका क्रय मूल्य बताना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, माना इस पुस्तक का जो क्रय मूल्य है वो 100 है, तो इस पर लाभ हुआ 20 का, तो दुकानदार इसे बेचेगा
120 में, सही है भाई। और बेचा कितने में? 600 में। इसका मतलब क्वेश्चन में 120 का मान दे रखा है 600 रुपये। अब यदि 120 600 के बराबर है तो एक का मान आ गया 600 भाग 120, और आपसे पूछा है क्रय मूल्य, तो 100 का गुना कर देंगे इंटू 100। 12 से ये 5, उत्तर आ जाएगा 500 रुपये। 500 रुपये ऑप्शन बी आंसर होगा। अच्छा, ये कह रहा है एक ट्रेन है जो 95 किलोमीटर की चाल से एक दूरी को तय करती है। ये कोई दूरी है, इसने चला है 95 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये यहाँ पहुँच गई। फिर कह रहा है 85 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौटती है। इसका मतलब यहाँ गई और वापस आई है दूसरी चाल 85 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और यहाँ आ गई। आपसे पूछ रहा है ट्रेन की औसत चाल क्या हुई। भाई चाल बराबर क्या होता है? आप कहेंगे चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो औसत चाल बराबर क्या हुआ? कुल ट्रेन ने कितनी दूरी चली और कुल कितना समय लगा। या तो मैं उससे करूँगा, या फिर याद करिए जब दो स्थानों के बीच की दूरी समान होती है तो अपन सीधा निकालते हैं ना, 2 गुना पहली चाल गुना दूसरी चाल भाग पहली चाल प्लस दूसरी चाल। सीखा हुआ है ना आपने, जब कभी भी दो स्थानों के बीच की दूरी समान होती है तो 2 गुना S1 इंटू S2 प्रथम चाल गुना दूसरी चाल डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2 प्रथम चाल प्लस दूसरी चाल। बस इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट है, 5 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 79.72 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व करना था इससे आगे, तो लॉजिक बस यहीं पर कंप्लीट हुआ। नंबर 50 कह रहा है 2 साल के लिए 5% की दर से 10,000 रुपये पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। आपको बेटा 2 तरीके से सिखाया गया है। यदि ब्याज की दर 5% है और समय 2 है, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत में कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 5 का स्क्वायर कर लो 25 और 5 का वर्ग कर दो 10, तो चक्रवृद्धि ब्याज तो बनेगा 10.25। और साधारण कितना बनेगा? साधारण तो आप कहेंगे 1 साल का 5, तो 2 साल का कितना बना? 10%। जरा बताओ ब्याज में अंतर कितने का आ रहा है? आप कहेंगे ब्याज में जो अंतर आया है वो आया है 0.25% का। चक्रवृद्धि ब्याज 10.25, साधारण ब्याज 10%, अंतर कितने का? 0.25 का। अच्छा, ये किस पर आया? 10,000 रुपये पर आया, तो हम अंतर निकाल देंगे 10,000 का 0.25% कितना होता है। अब देखो प्रतिशत हटेगा तो 2 जीरो कटेंगी, पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो और जाएंगी, उससे ये कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 25। या तो सीधा सीधा आप इससे कर लो। अब आप इससे नहीं करते हैं तो आपको एक दूसरा तरीका और सिखा रखा है। कितने पैसे लेकर चले थे? 10,000 रुपये। कितने साल का क्वेश्चन है? 2 साल का, तो ये लिख लिया 2 साल। ब्याज की दर क्या है? 5%। 10,000 का 5% जब आप निकालेंगे तो 500 आएगा, तो पहले साल का ब्याज 500, तो दूसरे साल का भी साधारण ब्याज 500। अब ब्याज पर ब्याज और मिलेगा, कौन सी दर से? समान दर से, और ब्याज की दर क्या है? 5%, तो इस 500 का 5% और आएगा, तो ये हो जाएगा 25। भाई ये क्या है? साधारण ब्याज है। ये पूरा का पूरा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। तो मैं कहूँ साधारण और चक्रवृद्धि के बीच का अंतर क्या है? आप कहेंगे 25 रुपये है, तो इससे भी आंसर 25 आएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। देखो ये कह रहा है सीधा सीधा क्वेश्चन था, डेटा के वितरण में उच्चतम स्कोर और निम्नतम स्कोर के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। जो सबसे बड़ी संख्या, मान लो जैसे ऐसे लिखा हुआ है 8, 9, 15, 27, 33 और 5, इस तरीके से लिखा हुआ है, और एक और नंबर लिखा हुआ है 13। अब आपसे पूछे कि बताओ उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर के बीच का अंतर क्या है, तो आप कहेंगे इसमें उच्चतम स्कोर तो है 33 और न्यूनतम स्कोर है 5, और इनके बीच का जो अंतर है वो कितना आता है? 28। और इसको बेटा कहा जाता है 28 इसकी रेंज आई है। रेंज मतलब इसकी परास आई है, और परास कहो चाहे सीमा कहो एक ही बात है। इसका मतलब उच्चतम स्कोर
में से जब न्यूनतम स्कोर को घटाते हैं तो वो जो अंतर आता है उसे रेंज या परास कहते हैं। अच्छा, ये कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2√3 है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। समबाहु त्रिभुज है, आप जानते हैं सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो ये भुजा ए है तो ये भुजा ए है तो ये ए है, और ये आपको फॉर्मूला डायरेक्ट लिखाया जाता है, h बराबर होता है √3/2 इंटू ए, मतलब भुजा। इसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है √3/2 इंटू ए। अब देखो √3/2, इसकी भुजा का मान कितना दे रखा है, समबाहु त्रिभुज की भुजा 2√3, तो यहाँ आ जाएगा 2√3, 2 से 2 कट जाएगा, आधा 3 और आधा 3 पूरा 3 हो जाएगा, इसका मतलब 3 उत्तर, तो आंसर 3 आ गया। अच्छा, इसका मान निकालना है। देखो ये 1:b बराबर है c/d के, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2x + 3y बटे में 2x - 3y बराबर किसके होगा, 3/2 का होगा। अगर आप ऐसे करना चाहें कि a/b समानुपात है c/d के, तो इन दोनों का गुना कर देते बाह्य राशियों का और अंदर की राशियों का गुना कर देते, उससे भी आंसर सेम ही आता। अच्छा, क्या होगा, वज्र गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। इधर करते हैं, 2 × 2 4x और 2 × 3 6y बराबर में 3 × 2 6x और माइनस का 3 × 3 9y। अब आपसे x/y पूछा है, तो ये 4x इधर जाएगा तो इधर तो बचेगा 2x, और ये इधर आएगा तो 9 और 6 15y हो जाएगा इधर। अब भाई आपसे x/y पूछा है, आप सब जानते हैं x सामने से पढ़ा जाएगा, ये 15 होगा, और y इधर सामने से पढ़ा जाएगा तो ये 2 होगा, तो x/y जो आएगा वो आएगा 15:2, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, तो देखिए बेटा, इसमें बोर्ड मास का ध्यान रखना है। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 72 + 13 85 भाग 3 + 2 5 माइनस 3 × 5 15। अब वापस से बोर्ड मास के लिए अगर अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर बोर्ड मास में पहले d4 डिवाइड मतलब भाग आएगा, तो 5 से ये कट जाएगा 17 बार। अब देखो यहाँ बचा 17, में से घटेगा 15, तो अंतर आ जाएगा 2, तो ये ऑप्शन सी रहेगा, मतलब सेकंड ऑप्शन। एक संख्या का 5 सही 3/2% ज्ञात करने पर 52 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या है। देखो पहले इसे अपन सॉल्व कर लेंगे। 5 × 2 10, मतलब 2 × 5 10 और 3 13, तो किसी संख्या का 13/2% बराबर है 52 के। कोई भी संख्या आप जानते हैं अपने आप में 100% होती है, और वो कह रहा है 100% नहीं, उस संख्या का 13/2% बराबर 52 के है, तो वो पूछ रहा है बताओ संख्या क्या है। तो मैंने कहा अगर किसी संख्या का इतना प्रतिशत अगर 52 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा, आप कहेंगे 52 में भाग दे देते हैं 13/2 का। और आपसे पूछ रहा है संख्या क्या है, इसका मतलब आपको पूरा का पूरा 100% निकालना है। तो 100% निकालने के लिए आप इसमें 100 का गुना कर दोगे। 13 से ये आएगा 4 बार, और ये 2 कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर, तो 4 × 2 8 और साथ में है 100, तो मान आ जाएगा 800, तो उत्तर डी रहेगा 800 रुपये। रुपये नहीं, मीन्स संख्या का मान है 800। क्वेश्चन नंबर 56, ये कह रहा है 5% के साधारण ब्याज दर से ऋण देता है एक बैंक, और 1 साल के लिए 50,000 का ऋण लेने वाला एक ग्राहक उसे कितना ब्याज देगा। भाई बैंक से आपने पैसा कितना उधार लिया, 50,000 रुपये लिया, और आपके लिए ब्याज की दर क्या रखी गई है, 5%। अब 5% क्या है, प्रति वर्ष, मतलब 1 वर्ष का आपको ब्याज देना है कितना, 5%। तो आपको 1 साल का इसका 5% ब्याज देना होगा। प्रतिशत हटाएंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, 5 × 5 25 और 2 जीरो आ जाएंगी, तो उत्तर आ जाएगा 2500 रुपये। बैंक को ब्याज देना होगा 2500 रुपये, कुल लौटाएंगे तो 50,000 + 2500। अच्छा देखो, ये कह रहा है 20 व्यक्तियों की औसत आय 4,000 रुपये है।
भाई इसका मतलब 4,000 रुपये एक व्यक्ति की औसत आय है, तो 20 व्यक्तियों की है, तो सबकी कुल आय कितनी होगी? 20 गुना 4,000 गुना कर लेंगे तो 4 इंटू 2 8 और 0 कितनी बार? 4 बार। फिर कह रहा है 25 व्यक्तियों की औसत आय 2500 रुपये है। 25 व्यक्तियों की औसत आय जो है वो है 2500 रुपये, तो इसे 2500 से गुना कर लेंगे। अच्छा 25 इंटू 25 625, तो 2 जीरो आ गई आपके पास में और 625 आ गया। अब बेटा एक बात बताओ, ये टोटल आय हो गई कितने लोगों की? 20 और 25 45 लोगों की हो गई। जोड़ लेते हैं, 0 0 5 2 और 8 और 6 14। कुल आय है 1,42,500। कितने लोगों की? 20 की और 25 की, मतलब 45 की। आपसे पूछा है पूरे समूह की औसत आय। पूरे समूह की औसत आय निकालेंगे तो 45 का भाग देंगे। देखो 5 से सीधा सीधा कट रहा है 9 बार, तो 5 से मैं इसे काटता हूँ। 5 इंटू 2 10, तो 4 बचा। 5 इंटू 8 40, उसके बाद 2, 5 इंटू 5 25 और 0 0। 9 से अगर अपन इसे काटते हैं तो अपने पास में आता है 9 तिया 27। अब देखो आपको पूरा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है पहला अंक 3 आ गया है, इनमें सिर्फ एक ही ऑप्शन था, तो आप सीधा यहीं से टिक कर सकते थे कि आंसर तो ये आएगा। मान लेते हैं, सॉल्व करते हैं। 9 तिया 27, 1 बचेगा, फिर 15 हो जाएगा तो 9 एकम 9, फिर 6 बचेगा तो 60 हो जाएगा। 9 छिकी 54, फिर 6 बचेगा, 9 छिकी 54, फिर 6 बचेगा, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन पूरी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा ये कह रहा है एक आयताकार क्षेत्र में एक भुजा 5 मीटर की है और विकर्ण 13 मीटर का है। आयत है, इसका मतलब इसमें लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। अब एक भुजा आपको दे रखी है 5 की। मान लेते हैं अपन कुछ ऐसा बना लेते हैं इसको। एक भुजा अपने को 5 की दे रखी है, तो मान लेते हैं ये भुजा 5 की है, और इसका जो विकर्ण है वो 13 मीटर दे रखा है। विकर्ण क्या होता है? एक कोने से दूसरे कोने की दूरी, मतलब ये 13 हो गया। अब देखो या तो आपको याद होगा कि 5 12 13 पर ये समकोण त्रिभुज बनता है, क्योंकि ये एंगल कितने का होगा? आयत है तो 90 का होगा। सभी के सभी एंगल 90 के होंगे। मान लो आप कहते हैं कि सर मुझे ये नहीं पता है, तो बेटा ये है इसका विकर्ण, मतलब कर्ण। इस त्रिभुज में देखें तो अगर इसके वर्ग में से मैं इसका वर्ग माइनस कर दूंगा तो बराबर इस भुजा की दूरी आ जाएगी। कैसे? पाइथागोरस लगाकर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? उसमें से माइनस कर देंगे 5 का स्क्वायर, तो 13 का होता है 169 और 5 का होता है 125, तो ये बचेगा 144, और इसका ले लेंगे वर्ग, तो बराबर ये भुजा आ जाएगी 12। हम सीधा भी बता सकते थे 5 12 13। आपकी प्रैक्टिस से भी आपको याद होना चाहिए था। पूछा है आपसे आयत का क्षेत्रफल क्या है। भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आप कहेंगे लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई को अगर 5 लेते हैं तो चौड़ाई 12 रह जाएगी। 5 गुना 12, उत्तर कितना आ जाएगा? 60। तो इसका आंसर रहेगा 60। और नंबर 59 59 में ये कह रहा है एक खिलाड़ी 20 सेकंड में अपनी साइकिल 150 मीटर चलाता है। आप कितनी दूरी तय करते हैं? 150 मीटर की। कितनी देर में? 20 सेकंड में। तो आप हर सेकंड कितना चले आपको पता लग गया। 150 डिवाइडेड बाई 20 मीटर प्रति सेकंड चला, लेकिन आपको गति किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। अब आप याद करो, अगर मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं तो क्या हम 18/5 का गुना करते हैं? सीधा ध्यान रख रखा होता है अपन ने। तो ये मीटर पर सेकंड वाला मान किस में बदल जाएगा? किलोमीटर पर आवर में। क्यों? हमने किसका गुना कर दिया? 18/5 का। अब देखो ये इससे सॉल्व हो जाएगा आराम से। 0 से 0, 2 से ये आ गया 9 और 5 से आ गया 3, तो उत्तर आ जाएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पेपर की जैसी डिमांड होती है हम वैसे आंसर लिखते हैं। यहाँ से उत्तर आ रहा था मीटर पर सेकंड में, लेकिन ऑप्शन थे किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड को हमने किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 का गुना किया है। और अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड पर जाते हैं तो आप जानते ही हैं उसका उल्टा 5/18 का गुना करते।
ये देखो, कह रहा है आलेख का अध्ययन करें और डेटा का अर्थ निकालें। कंपनी का कुल खर्च है 35,50,000। आपसे पूछा है विज्ञापन पर और रख रखाव पर कंपनी का जो खर्च होता है उसका अनुपात। भाई अगर अनुपात पूछा है तो इस संख्या से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि रख रखाव पर जो खर्च होगा वो भी इसी में से होगा और विज्ञापन पर जो खर्च होगा वो भी इसी में से होगा। अब ये डेटा कॉमन है और अनुपात में कॉमन राशियां आपस में कट जाती हैं, तो मैं सीधा कह दूंगा विज्ञापन पर खर्च कितना होता है 22%। किसका? 35,50,000 का। अच्छा, अनुपात रख रखाव कहाँ पर है? ये आ गया आपके पास में 8%। तो रख रखाव पर खर्च हुआ 8%। किसका? 35,50,000 का। 35,50,000 दोनों में कॉमन है तो अनुपात में कॉमन टर्म कट गई, प्रतिशत से प्रतिशत भी गया, 2 से ये आ जाएगा 11, 2 से ये गया 11 बार और 2 से ये आ जाएगा 4। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 11:4, तो ऑप्शन सी रहेगा। इस तरह आपको इस पेपर के सारे क्वेश्चंस का जवाब इतने शॉर्ट तरीके में और इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, अब हिंदी की हम शुरुआत करते हैं। हिंदी के जो हमारे 20 प्रश्न हैं उनको हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, यह दवा रोग में समूल से नष्ट करती है। उपयुक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो देखिए यहां पर आपको शुद्ध वाक्य चुनना है, कारक संबंधी जो त्रुटि है उसको सुधारना है। तो यह दवा रोग को समूल नष्ट करती है, ये इसका सही आंसर होगा, यानी ए इसका सही आंसर होगा। यहां पर से यानी रोग में को हटाना है और ये से को हटाना है, ये आपको दोनों याद रखना है। यहां पर के का प्रयोग होगा। अगला है, नमन पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य का क्रम वाच्य में रूपांतरण करो। क्रम में रूपांतरण करोगे तो नमन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, सही विकल्प क्या होगा? सी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? तो इन अगर तीनों शब्दों में अगर आप देखोगे तो अर्चना, उपहार, फल और पूजा, तो इसमें से फल जो शब्द है वो अनेकार्थी शब्द है, तो सही आंसर सी होगा। अगला प्रश्न, कुल श्रेष्ठ उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा है? तो कुल श्रेष्ठ का मतलब होता है कि मतलब कुल में श्रेष्ठ, यानी अपने कुल में जो श्रेष्ठ होता है वो कुल श्रेष्ठ होता है, तो सही विकल्प क्या होगा? सी होगा। अगला प्रश्न, किसकी जानकारी बहुत अधिक हो? वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो उसे हम कहते हैं विज्ञ। क्या कहते हैं? विज्ञ, सर्वज्ञ, विज्ञ, तो इसमें विज्ञ आएगा। अगला प्रश्न है, यह आश्रम अत्यंत शांत है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। आश्रम का पर्यायवाची होता है कुटी। क्या होता है? कुटी, तो सही विकल्प होगा इसका डी। अगला प्रश्न, आज कल सभी के पास स्मार्टफोन होना आम बात है। वाक्य में प्रयुक्त आम शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? तो आम एक सामान्य को यहां पर व्यक्त करता है, तो सही इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान पर सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? वह तो अपनी मां का क्या है? आंख का तारा है, तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला प्रश्न, विदेश में वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। विदेश में मेरे मरने पर मेरी अस्थियां इलाहाबाद भेज दी जाए। तो मेरी अस्थियां, मेरी जो अस्थियां हैं वो कहां भेज दी जाए? इलाहाबाद भेजी जाए। तो सही इसमें जो अशुद्ध है वो क्या है? अस्थियां है, अस्थि भेज दी जाए, ये इसका सही आंसर होगा। आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आस्तीन का सांप होना मतलब कपटी मित्र होना, यानी सातिर या कपटी मित्र होना, यानी ये आपका बी आंसर इसका सही होगा, यानी कपटी मित्र होना। अगला है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। जो कम जानता हो वही अधिक उछलता है, तो इसे हम कहते हैं अल्पज्ञ। क्या कहते हैं? अल्पज्ञ, तो सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द आसमान का पर्यायवाची शब्द है? तो आसमान का अगर इन चार में देखोगे तो आसमान का पर्यायवाची आकाश होगा, सही विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, उसने नहाने के बाद भोजन किया। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद के बदले उचित पूर्णकालिक क्रियापद भरकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो नहाने के बाद भोजन किया, तो आपको यहां पर उचित पूर्णकालिक क्रिया शब्द भरना है, तो वो होगा नहाना।
क्या होगा? नहाना। तो वी इसका सही आंसर होगा क्योंकि ये क्रिया नहाना ही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? तेज गति से चलने वाला। तो तेज गति से चलने वाला क्या कहलाता है? द्रुतगामी कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रुतगामी कहलाता है। सही विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न आपका, सैनिक सदैव सीमा की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त अशुद्ध शब्द को पहचानिए। तो यहां पर सैनिक क्या है? अशुद्ध। सैनिक को आप कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सैनिक, यानी ए, ये अशुद्ध शब्द है। अगला है, गद्यांश को पढ़ना है और कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मनुष्य को गुण, कर्म और स्वभाव से शांत प्रकृति वाला प्राणी माना जाता है। शांत, कैसा? शांत। तो सही विकल्प आएगा शांत। अगला है, अगला प्रश्न है, मनुष्य को गुण, कर्म, स्वभाव से शांत प्रकृति वाला प्राणी माना जाता है, यद्यपि हर आदमी के, अब यहां पर बनना है 2 नंबर में, हर आदमी के भीतरी कोने में अज्ञात रूप से, भीतरी कोने में यानी भीतरी, सही शब्द क्या आएगा? भीतरी। यहां पर भीतरी शब्द आएगा। इसके बाद अगला चलते हैं, तीसरा क्या भरना है? मनुष्य को गुण, कर्म, वचन, स्वभाव से यानी शांत भीतरी कोने में अज्ञात रूप से एक हिंसक प्राणी भी छिपा रहता है। क्या आएगा? हिंसक प्राणी भी छिपा रहता है। तो तीसरे में क्या आएगा? हिंसक प्राणी छिपा रहता है। फिर चौथे में देखते हैं, चौथे में क्या आएगा? तो यहां पर हमने किया, मनुष्य को गुण, कर्म और स्वभाव से शांत प्रकृति वाला मनुष्य माना जाता है, यद्यपि हर आदमी के भीतर कोने में अज्ञात रूप से एक हिंसक प्राणी भी छुपा रहता है। प्राय मनुष्य भरसक चेष्टा करके भी उसे जागने नहीं देता। जब किसी कारणवश वह जाग जाता है तभी इधर उधर संघर्षात्मक प्रतिक्रियाओं की, यानी तरह तरह के, यहां क्या आएगा? तरह तरह के संघर्षात्मक क्रिया प्रतिक्रियाओं का भी, है ना? अब 4 हो गया, तरह तरह के आ गया। अब 5 पर चलते हैं। तो तरह तरह की संघात्मक क्रियाएं प्रतिक्रियाओं का भी अंत हुआ करता है। उसी के घर्षण प्रत्याघर्षण से उत्पन्न हुआ करती युद्ध की ज्वाला है। तो यहां पर आएगा प्रतिक्रियाओं का भी अंत जन्म हुआ करता है। सॉरी, जन्म, यहां पर क्या आएगा? जन्म हुआ करता है। उसी के घर्षण प्रतिघर्षण से उत्पन्न हुआ करती है युद्धों की ज्वाला। तो 5 में आएगा जन्म। क्या आएगा? जन्म। तो इस प्रकार दोस्तों हमने हिंदी के भी ये जो 20 प्रश्न है वो सॉल्व किए। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ विकसित होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।